12 सितंबर 2022 मंडे का दिन और नया हफ्ता बाजार में शुरू होता हुआ एक और पॉजिटिव दिन अभी तक दिख रहा है। बट मार्केट के बारे में बोलने के पहले मैं कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ मैंने ट्विटर पे पोस्ट डाले थे, एक वीडियो डाला जिसने काफ़ी हद तक बॉन्ड मार्केट और जो डॉलर फंडिंग उसमें जाती है उसके बारे में पूछा, और कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इसको ज़रा डिटेल में आप समझाइए। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी डीप है तो उतने डेप्थ में तो मैं नहीं जा सकता, बट ब्रॉडली जो मुझे समझ में आया है वो मैं बताता हूँ, और फिर उसके बाद मार्केट पे किस तरह इन चीज़ों का असर हो रहा है, मैं इसको किस तरह देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ। क्योंकि लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि इन सब फैक्टर्स से क्या लेना देना है। चार्ट देखो, तेजी मंदी करो, ट्रेंड और डायरेक्शन, और आपको अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन सही तरीके से करना है या ज़्यादा करना है, वो रिस्क लेना है, तो सब कुछ समझना और उसको पहल लेना, मतलब उसके सब पहलुओं को देखना, समझना और परख लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो जो समझा रहा था, बता रहा था कि जो फंडिंग मार्केट्स हैं जो कि यूएस बॉन्ड मार्केट को फंड कर रहे थे, दो तीन थे। एक तो थे कई फॉरेन मार्केट जो कि नेट एक्सपोर्टर्स थे, जैसे कि रशिया, यूरोजोन, चाइना, ये सब मार्केट्स थे जो कि एक्सपोर्ट्स के करते हुए उनके पास डॉलर्स बहुत सारे आ रहे थे, एंड दैट डॉलर वाज फाइंडिंग इट्स वे बैक इनटू द फंडिंग मार्केट्स, दैट इज बॉन्ड मार्केट। यूएस की जो ट्रेजरीज हैं इसको ये लोग खरीद के अपने रिजर्व्स बनाए जा रहे थे। बट ये जो एनवायरनमेंट था जो कि शायद 2022-21 तक मेंटेन्ड था, ये एनवायरनमेंट काफ़ी बदल चुका है और बिगड़ चुका है, और इसलिए जो फैक्टर्स पहले इन मार्केट्स को ड्राइव कर रहे थे वो शायद आगे जाते हुए नहीं ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, रशिया तो पूरे इस यूक्रेन वॉर को लेके बाजू ही हट गया है, और जो नेट एक्सपोर्ट वो ऑयल कर रहा था अब वो उस मार्केट में है ही नहीं, तो वो डॉलर फंडिंग उसका तो डायरेक्टली बंद हो गया। ना वो डॉलर ले रहा है दुनिया से, ना वो फिर ट्रेजरीज अक्यूमुलेट करेगा, उल्टा वो जो ट्रेजरीज उसके पास हैं यूएस की, शायद धीरे धीरे मार्केट में किसी तरह से ऑफलोड भी कर सकता है, एंड दैट मे बी वन ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ हायर बॉन्ड यील्ड्स। तो ये एक सोर्स ऑफ फंडिंग है जो रुक गया या खत्म हो गया। दूसरा जो सोर्स ऑफ फंडिंग था वो था चाइना। चाइना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाई ग्रोथ फेज में जब था, इट वाज आल्सो अ नेट एक्सपोर्टर बिकॉज ऑफ वर्ल्ड डिमांड, बट धीरे धीरे एज डोमेस्टिक डिमांड पिकअप होता गया है, हम ये देख रहे हैं कि चाइना भी नेट इंपोर्टर हो गया है। तो चाइना के जो नेट एक्सपोर्ट्स पहले बहुत ज़्यादा थे वो एक लेवल चेंज हो गया है, एफडीआई फ्लोज चेंज हो गए हैं, इंडिया कुछ हद तक उस चीज़ से बेनिफिट किया है। और जो तीसरा मार्केट है वो है यूरोप। यूरोप एक नेट इंपोर्टर हो गया है। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस जो काफ़ी उछल गए हैं, उस हिसाब से उसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो अगेन इट इज़ नॉट अ नेट एक्सपोर्टर। जितने वो डॉलर अक्यूमुलेट करके रिजर्व्स खरीद रहा था, अभी उसका उल्टा हो रहा है कि दे हैव टू यूज देयर रिजर्व्स टू बाय एनर्जी। तो इस सब का इम्पैक्ट क्या हो रहा था कि पूरा जो बॉन्ड मार्केट का डिमांड है डॉलर्स का, वो जहाँ से आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। ओके, तो सडनली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स बिकॉज वो डॉलर्स आके बॉन्ड मार्केट खरीद रहे थे, बॉन्ड मार्केट बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट्स नीचे रह पा रहे थे, अब यील्ड्स भी बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन भी आ गया है, और ये फंडिंग सोर्सेज ड्राइड अप हैं। तो इन सब का असर मल्टीफोल्ड है। एक है ऑफकोर्स बॉन्ड यील्ड्स पे, और दूसरा है डायरेक्टली जो डॉलर स्ट्रांग हो रहा था। तो स्ट्रांग डॉलर को फाइट करने का तरीका क्या है? अभी यूरोजोन और जापान, ये जो दो कंट्रीज हैं, ये काफ़ी हद तक अपने इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को यूएस के काफ़ी पीछे रख रहे थे। जापान को लग रहा था कि भाई हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट रेट के दर जो है उनको बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने अभी तक इंटरेस्ट रेट को छुआ नहीं है। बट यूरोप ने इस चीज़ को मान के पहली बार 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग चाहते नहीं कि हमारी लिक्विडिटी सिचुएशन टाइट हो जाए, तो कुछ ऐसे मेजर्स हम लोग लेंगे जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। अभी एक अजीब सा सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा के रखेंगे और फिर इंटरेस्ट रेट का दर भी बढ़ा रहे हैं, मतलब आप किसी तरह से या तो बॉन्ड बाइंग कर रहे हो जो कि आपने बंद कर दिया थियोरेटिकली, या फिर आप बैंक्स को फाइनेंस कर रहे हो इनडायरेक्टली, जो कि उनके जो एलटीआरओ लोन्स हैं उनको शायद माफ़ किया जा रहा है, उनको बैंक्स जो हैं आगे बढ़ा के रख सकते हैं। तो नेट इफेक्ट जो है बैंकिंग सेक्टर की जो लिक्विडिटी है वो कम नहीं होगी।
अभी बहुत ही पेक्यूलियर सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो और आप और भी आगे बढ़ाने वाले हो, तो नेट इफेक्ट होना चाहिए कि यूरो जो है बढ़ना चाहिए, जो कि आज जरूर बढ़ रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि सवाल ये उठता है, यूरो का जो ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ बरकरार रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी को टाइट नहीं कर रहे हो, मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि आप रेट बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ आप रेट बढ़ाने से आप चाहते हो कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, बट लिक्विडिटी इज स्टिल हाई इन द मार्केट, और लिक्विडिटी से ही इन्फ्लेशन का दर अगर बढ़ रहा है, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं, इन्फ्लेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, इट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी कंडीशंस एंड टेम्पररी कंडीशन, मतलब ये सब टेम्पररी है, रशिया का प्रॉब्लम है और एक्चुअल इन्फ्लेशन है ही नहीं इकोनॉमी में, और ये सप्लाई साइड इश्यूज हैं जो कि पोस्ट पैंडेमिक दुनिया में रिजॉल्व हो जाएंगी। ऐसी सोच काफ़ी हद तक यूएस ने भी रखी थी कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, बट आखिर में उनको इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज करने, मतलब नज़रअंदाज कर नहीं पाए वो, और यूरोप भी किस हद तक कर पाएगा ये सवाल उठता है, क्योंकि यूएस ने इवेंचुअली रियलाइज़ किया कि ये चीज़ टेम्पररी नहीं है। जो बॉटलनेक्स है, दे गो फार बियॉन्ड जस्ट सप्लाई साइड इश्यूज, इट्स एक्चुअली अ चेंज इन द वे द एंटायर वर्ल्ड इज फंक्शनिंग। लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, जॉब्स ले रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट आ गया है, कई लोग वापस वर्कफोर्स में जा नहीं रहे हैं, और लेबर शॉर्टेजेस हो गई बिकॉज ऑफ एजिंग एंड चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। ये सब मल्टीफोल्ड जो ट्रेंड्स चल रही हैं, इनको समझने से ये पता चलता है कि कई ये जो ट्रेंड्स हैं इन्फ्लेशन के, दे आर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड, देयर आर अदर रीजंस व्हाई इट इज हैपनिंग, और ये कई जो दूसरे रीजन है, जैसे कि लेबर का एक स्पेसिफिक शॉर्टेज का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वो चीज़ आप ऐसी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कहीं पे अगर एक शॉर्टेज आ रही है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, आप उतना सप्लाई क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, और जिस तरह का डिमांड शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम एनवायरमेंट, उस चीज़ के लिए आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो और सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को चेंज करने में और एडजस्ट करने में समय लग रहा है, और इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है ट्रेडिशनल वे में सोच के कि भाई ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए सेंट्रल बैंक्स ने एक हार्ड स्टांस लिया है कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि क्या होता है कि चलो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम बोलेंगे कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है, हमें इनको सॉल्व करना है, बट अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जनरल जनता में आ जाती हैं, प्रोड्यूसर्स में आ जाती है, तो उनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। चेंज किस तरह होते हैं? अगर आपको लगता है कि हर चीज़ के भाव बढ़ने वाले, तो आप ऐसा करोगे कि आप आज ही खरीद लोगे। ये चीज़ मुझे आज $100 में मिल रही है, अगले महीने या अगले साल शायद $120-150 देने पड़े, तो मैं आज ही खरीद लेता हूँ, और इस खरीदारी से भी डिमांड स्पाइक आ जाता है, और एक डिमांड स्पाइक से फिर आप शॉर्टेजेस फिर बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे कि इन्वेंट्रीज काफ़ी बढ़ गई हैं। कुछ लोग कहते हैं इन्वेंट्रीज इसलिए बढ़ गई क्योंकि डिमांड कम हुआ है, बट डिमांड एनवायरनमेंट कम नहीं हुआ है, क्योंकि जॉब मार्केट इज स्ट्रांग। तो कहीं पे इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी इन्वेंट्रीज को बना के रख रहे हैं कि भाई उनको सप्लाई करना है, और आज अगर मुझे रॉ मटेरियल्स खरीदने सस्ते भाव में मैं खरीद के रख लेता हूँ, कल फिर हम लोग सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह एक इन्वेंट्री बिल्डअप भी हो जाता है, और उससे भी सप्लाई शॉर्टेजेस आते हैं। ये सब जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ये तब बनते हैं जब आपके इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस मार्केट से बढ़ जाते हैं। तो इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए समवेयर सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग टू रेज रेट्स अ लिटिल हायर देन व्हाट दे वुड हैव डन अदरवाइज, ताकि मार्केट में एक डर आए कि हाँ भाई जो इंटरेस्ट रेट का दर है वो बढ़ेगा, तो उससे हमारे जो कॉस्ट्स हैं, एक्सपेंसेस, वो बढ़ेंगे, और शायद इकोनॉमी स्लो होगा। तो हमें इस हद तक ऐसे एक्शंस नहीं लेना चाहिए जिससे कि इन्फ्लेशन हमें इफेक्ट करे। तो लोगों को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट का दर थोड़ा तेजी से बढ़ाया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस इतने ना हो कि लोग इस तरह के एक्शंस लें जिससे कि इन्फ्लेशन घूम फिर के इट्स लाइक अ कैट एंड डॉग, कि नहीं है इसलिए हम लोग और खरीद रहे हैं तो है। तो एक वो जो साइकिल है उसको बंद करने के लिए सेंट्रल बैंक को थोड़े जोर से इंटरवीन करना पड़ता है। तो ये चीज़ अब यूएस ने शुरुआत करी है, और अभी और जोरों से बोल रहा है कि हम ये चीज़ आगे जाते हुए भी करेंगे। यूरोजोन ने अभी तक इतने जोर से नहीं बोला था, बट पिछले हफ्ते के मीटिंग में उन्होंने भी काफ़ी लाउडली बोला है कि हम भी इसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो अभी ऐसा हो गया कि यूएस और यूरोप दोनों जो है अपने इंटरेस्ट रेट के दर कई महीनों तक बढ़ाते जाएंगे, 50 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट, जैसे कि डेटा दिखाता जाएगा। एंड दे विल कीप वॉचिंग द इन्फ्लेशन डेटा, कि कहीं इन्फ्लेशन डेटा अगर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया, देन दे विल थिंक अबाउट कि they need to slow down the pace of rates. Now, this is the next thing happening.
द मार्केट्स आर स्टार्टिंग टू थिंक दैट इवेंचुअली इन एक्शन से इन्फ्लेशन तो कम होगा, और मार्केट तो पहले ही गिर गया है, तो शायद मार्केट ने इस चीज को डिस्काउंट कर लिया है और फेड आगे जाके पिविट करेगा, तो चलो अभी माल खरीद लेते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है, सही की गलत वो तो हम आगे जाके देखेंगे, परंतु मेरा जो इस बारे में ये सोच विचार है कि सेंट्रल बैंक्स आज के आज तो बोल नहीं रहे कि वो अपना पॉलिसी बदलने वाले हैं। कई लोग ये सोचने लगे शायद पॉलिसी बहुत ही जल्द बदलने वाली है, अगले महीने बदल जाएगी, अगले 2 महीने में बदल जाएगी, एटलीस्ट कम्युनिकेशन में बदल जाएगी। परंतु जब आपका इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन दर का जो गैप है वो इतना बड़ा है, स्पेशली यूरोप में आप देखिए उनका एक्सपेक्टेशन है 8.1%, बेस्ड ऑन लास्ट वीक्स रिपोर्ट 8.1% का इन्फ्लेशन आएगा ये महीने, और उनका इंटरेस्ट का दर उन्होंने अभी 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा के 1.25% पे लाके खड़ा कर दिया है, तो गैप इज स्टिल अराउंड 6-7%। तो इट विल टेक मंथ्स कि इन्फ्लेशन धीरे 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 कम हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, तब तक आप दर भी बढ़ाओगे 2%, 2.5%, तब जाके कहीं पे वो दोनों कहीं अलाइन होंगे, और इट कैन टेक सेवरल मंथ्स फॉर दैट अलाइनमेंट टू हैपन। तो इतने महीनों तक आप इंतजार करोगे कि हाँ वो पिविट करने वाला है, बदलने वाला है पॉलिसी, पर तब तक तो टाइटन कर रहा है। अब यूरोप कह रहे हैं नहीं हम टाइटन नहीं कर रहे हैं, लिक्विडिटी इन द सिस्टम बनी रहेगी। तो लिक्विडिटी बनी रहेगी तो क्या इन्फ्लेशन का दर नीचे आएगा, और अगर नहीं आएगा तो शायद उनको फिर और अग्रेसिव होना पड़े। तो आई थिंक वी आर प्रिज्यूमिंग टू मच। इवन डॉलर मार्केट, हम लोग सोच रहे हैं कि भाई डॉलर शायद टॉप हो गया है, बट सच में क्या ऐसा हुआ है कि डॉलर टॉप हो गया है? 2-3 दिन से डॉलर इंडेक्स नीचे नीचे की तरफ जरूर आया है, बट इस चीज को एक्स्ट्रापोलेट कर देना अभी से विदाउट अ कंफर्मेशन, एटलीस्ट चार्टिकली अपने चार्ट्स अगर हम देखेंगे, 5 साल का जो एक ट्रेडिंग रेंज था 88 से लेके 104 तक, उस ट्रेडिंग रेंज से डॉलर इंडेक्स बाहर टूट के निकला है, और इसको टूट के जब निकला है तो वापस या तो इस रेंज के अंदर वापस घुस जाए, या फिर आप कोई मूविंग एवरेज 20 वीक मूविंग एवरेज नहीं लेंगे, वो थोड़ा सा ऊपर 105 105 पॉइंट समथिंग उसके नीचे आ जाए, तो सम काइंड ऑफ ब्रेकडाउन तो आए, क्योंकि हम लोग इन लेवल से बहुत ही दूर नहीं है अभी। अगर बहुत दूर होते तो जरूर सोचते कि हाँ भाई बहुत दूर रैली हो चुकी है, रुक जाए, इस ब्रेकआउट पॉइंट से बहुत दूर नहीं गए। तो इज दिस रियली गोइंग टू बी अ रिवर्सल इन द डॉलर मार्केट? क्योंकि हर दिन के मार्केट मूवमेंट जो है इस डॉलर मार्केट से इतना लिंक हो गए, क्योंकि ये पूरा जो साइकिल है लिक्विडिटी से लिंक हुआ है। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में लिक्विडिटी गवर्नमेंट ने भी दी स्टिमुलस के थ्रू, और सेंट्रल बैंक्स ने भी काफी एक्सपैंड किया बॉन्ड बाइंग से। तो इस लिक्विडिटी को अब आज आप टाइटन कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट के भी दर बढ़ा रहे हो, और यूएस जो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग मतलब बॉन्ड बाइंग को कम कर रहा है, और कम क्या, बॉन्ड बाइंग तो जीरो ही कर दिया है, बट जितने उसके बॉन्ड्स बुक्स पे हैं उनको रोल ओवर होने दे रहा है, मतलब कि रीफाइनेंस नहीं कर रहा है। अगर आज बॉन्ड्स एक्सपायर हो रहे तो एक्सपायर होने दो। तो इस तरह अराउंड $90 बिलियन वर्थ ऑफ, नहीं, $95 बिलियन ऑफ बॉन्ड्स हर महीने यूएस के रोल ओवर होंगे और बैलेंस शीट से हट जाएंगे। तो इस तरह की जब टाइटनिंग हो रही है तो डॉलर का डिमांड जरूर बढ़ रहा है। अब यूरोजोन इसको फाइट करने की कोशिश कर रहा है इंटरेस्ट रेट की दर बढ़ाने से। ये चीज सब सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही चीज कर रहा है। मई से उन्होंने इंटरेस्ट रेट का दर बढ़ाना शुरू किया है, कुछ हद तक शायद काम किया हो, बट आप नोटिस करिए जब भी रेट का दर बढ़ाता है उस दिन कभी कभी यूएसडीएनआर एक दिन नीचे आके या उसी दिन से वापस ऊपर शुरू हो जाता है। तो इट इज नॉट समथिंग दैट वर्क्स इमीडिएटली, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है अपने देश का और दूसरे देश का, जो यूएस है विच इज द मेन फंडिंग मार्केट, अगर वो गैप बहुत वाइड रहता है तो आपकी करेंसी कंटिन्यूज टू वीकन। ओके, तो यही चीज हो रही है कई महीनों से, लोग कोशिश कर रहे हैं चलो रेट बढ़ा दो कंट्रोल में आएगा, बट इन्फ्लेशन अभी भी है तो वापस करेंसीज वीकन हो रही हैं। तो ये एक साइकिल है जो बन गया, और ये साइकिल को हम लोग सोच रहे हैं टूट जाएगा, और ईसीबी ऐसे कर रहा है कि वो तो टाइटन भी नहीं कर रहा है। एक तरह लिक्विडिटी इज बीइंग केप्ट एम्पल एंड देन इंटरेस्ट रेट्स आर बीइंग रेज्ड। So will it have a direct impact in terms of liquidity? नहीं. And will it have an impact in terms of rates and new borrowing to some extent? तो इसका इम्पैक्ट जब नहीं होगा तब जाके शायद ईसीबी जागेगा और शायद और कुछ करे। तो हम लोग अभी से प्रिज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं करेंगे ही नहीं। यूएस बोल रहे हैं हम लोग इतने सारे रेट हाइक्स करेंगे, वो करेगा ही नहीं, इन्फ्लेशन कुछ भी होने देगा। तो उसकी बात ना मानना और ये सोचना कि नहीं ये ऐसा नहीं करेगा, और वो भी ऐसा सोचना क्योंकि 2019 में पावेल ने पिविट किया था। उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि नहीं, इंटरेस्ट रेट के दर जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए, मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो उन्होंने वापस उसको काट के जीरो कर दिया। बट उस टाइम पे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं था। आज इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, और थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो जब इतने ज़्यादा हद से इन्फ्लेशन है और उस टाइम पे हम लोग सोच रहे हैं वो वही करेंगे जब इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं था, तो यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग एग्स विद एप्पल्स। तो एक रॉन्ग कंपैरिजन है। और करंट सिचुएशन में आई थिंक अनलेस दे चेंज पॉलिसी वी शुड नॉट प्रीएम्प्ट व्हाट दे आर डूइंग।
And if we are not going to preempt what they are doing, then based on current policy stance, liquidity is going to continue to tighten. इसका मतलब है मनी सप्लाई जो मार्केट्स में है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, डॉलर मार्केट्स पे प्रेशर बना रहेगा, शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर आएंगे, क्योंकि डॉलर जब अभी पिछले 2-3 हफ्ते से कंटिन्यूस बढ़ रहा था, कहीं पे ओवरबॉट होकर करेक्शन आ रहा है, तो दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर का ट्रेंड पूरी तरह घूम चुका है। तो इस डॉलर फॉल से जरूर सब मार्केट्स में रिलीफ आ रही है। यू कैन सी यूरोपियन मार्केट्स आर बाउंसिंग बैक, यू कैन सी यूएस मार्केट्स आर बाउंसिंग बैक टुडे। ये एक रिलीफ है क्योंकि डॉलर थोड़ा घट रहा है, बट दिस माइट नॉट बी अ रिवर्सल इन द ट्रेंड ऑफ द डॉलर। आई विल कंटिन्यू टू वॉच, वेट फॉर अ कंफर्मेशन कि हाँ एक्चुअली रिवर्सल हुआ है, फिर इसके बारे में सोचेंगे। एंड सिमिलरली फेड जो भी कर रहा है वो एक्चुअली जब तक अपना पॉलिसी स्टांस चेंज नहीं करता है, तब तक हमें ये सोचना कि वो पॉलिसी स्टांस चेंज करने वाला है, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये सब पॉलिसी और बॉन्ड और डॉलर मार्केट्स की बात हो गई, क्योंकि ये मार्केट्स के बारे में आप सब लोग थोड़ा थोड़ा जान गए हैं और इसका बहुत ही डायरेक्ट बेयरिंग आ रहा है हर एसेट क्लास पे। क्योंकि जैसे डॉलर गिरता है, आप देखो आज बिटकॉइन भी ऊपर है, कॉपर के प्राइसेस भी ऊपर है, और कई रिलेटेड और इक्विटी मार्केट्स भी कई ऊपर हैं, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया है। तो कुछ लोग कहते हैं आप ये सब क्यों देखते हो, आप अपने इक्विटी मार्केट का जो निफ्टी है उसका लेवल है उसको बस देखो, बाकी सब क्या करना है। तो मैं ज़रूर ऐसा ही करता हूँ। अगर आपने मेरे व्यूज़ पिछले 2 साल में देखे हैं, जब से हम लोग ने सोचा कि डॉलर बेयर मार्केट शुरू हुआ है 2020 के पैंडेमिक के बॉटम से, तब से तेज़ी का एक माहौल बनाया और तेज़ी के बारे में लिख रहा था पिछले साल तक। इनफैक्ट थ्रू आउट 2021 जब डॉलर बॉटम के ऊपर भी बढ़ने लग गया था, मैं सोच रहा था कि नहीं डॉलर शायद बेयर मार्केट में होगा, इक्विटी तो बढ़ रहा है, इक्विटी में हमने तेजी का ही व्यू मेंटेन रखा। ये तो अप्रैल के बाद है जहाँ पे, जिसके बाद शायद डॉलर ने वो 5 साल का रेंज भी ब्रेक किया। मेटल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस जो थे वो पीक आउट हुए फाइनली। तो मेटल इंडेक्स टॉप आउट हुआ, बोथ मेटल इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी इंडेक्स ऑल्सो, इफ यू टेक द ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, उसका 52 वीक हाई भी अप्रैल में हुआ, और निफ्टी मेटल इंडेक्स का भी 52 वीक है अप्रैल में। और उस पॉइंट ऑफ टाइम से मैंने सोचा कि शायद फाइनली जो मॉनेटरी इन्फ्लेशन जो प्राइसेस में दिख रहा था वो शायद एक बार खत्म हो गया, और यहाँ से एक बार पीछे की तरफ 2 कदम लेके मार्केट को देखते हैं। तो दैट हैज बीन माय स्टांस फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स कि पिछली तेजी अच्छे से खेल ली है, 18,600 का पीक बन चुका है। अब अगली तेजी खेलने के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में शायद गलत डिसीजन हो जाए। जो भी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में मैंने बात किया, जो एक फंडिंग मार्केट की टाइटनिंग है, उसका कई बार इम्पैक्ट ऐसा होता है कि चाहे इवन इफ योर फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी आर गुड, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, फिर भी टाइटर लिक्विडिटी का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि जो वैल्यूएशंस आप एक बाजार को दे रहे हो वो नीचे की तरफ आ जाती है उसी ग्रोथ रेट पे, क्योंकि वैल्यूएशंस आर अ फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट दैट यू रन। सो इफ योर इंटरेस्ट रेट्स मूव अप, ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन फंक्शन कम्स डाउन। अगर आप वैल्यूएशन का कोई भी फॉर्मूला देखेंगे उसमें इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में बना हुआ है। तो न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, करंट एनवायरनमेंट को समझते हुए, हर ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं मानने का एक डिसीजन लिया है। तो इस चीज़ को हम लोग, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो पिछले टाइम की तरह नहीं कि वन वे तेजी में ही मेंटेन रहो, बाकी सब कुछ भी होने दो। वो लास्ट ईयर की स्टोरी थी, अप्रैल के बाद मैंने उस स्टोरी को अलग रख के अब सोचा कि अब इन बातों को थोड़ा ध्यान दिया जाए कुछ समय तक, जब तक कि ये पैटर्न्स जो हैं चेंज नहीं हो जाते हैं। तो हर बार ज़रूर सी एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस बन जाते हैं। एक टाइम ओवरबॉट बने, जब जून में मार्केट गिरा ओवरसोल्ड कंडीशंस आ गए, बहुत ही ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम शॉर्ट्स, निफ्टी डीप डिस्काउंट में चल रहा था, तो एक बहुत ही अच्छा मौका था वहां से तेजी करने का। बट अभी हम 18,000 के आसपास आ ही गए हैं, यहाँ पे उसी लेवल का एग्रेसिव बायस रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। फ्यू 100 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये क्लैरिटी चाहिए कि ये जो हो रहा था जिससे ये पूरा बाजार हिला था, वो जो फैक्टर्स हैं वो बदले हैं कि नहीं बदले, और अभी तक उनके बदलने का कोई इंडिकेशन ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कहीं। तो जब तक नहीं दिख रहा है तो इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करके जल्दीबाजी में क्या करना है, मैं पेशेंस रख रहा हूँ, इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। तो मेरा जवाब इसमें यही है कि एक फिक्स्ड बायस नहीं है, ये बायस हम लोग हर टाइम अलग चीज़ को देते हैं। पहले इक्विटी बेसिस पे हमने बायस लिया कि नहीं इक्विटी स्ट्रांग है, अब ये लग रहा है कि दूसरी चीज़ें स्ट्रांग हो गई हैं, डॉलर मार्केट्स आर स्ट्रांग, बॉन्ड मार्केट्स आर वीक।
तो उस चीज़ को हम लोग नज़र में रख रहे हैं। और एक मैंने फैक्टर लिखा था और शायद बोला भी था, और उसका एक वीडियो भी फ्लोट हुआ है, कि सबसे पहला सिग्नल जो आपको मिलेगा मार्केट के बॉटम होने का, स्पेशली इन अ बेयर मार्केट, इट इज़ यूजुअली दी बॉन्ड मार्केट। की बॉन्ड मार्केट जहाँ बॉटम बना के बॉन्ड यील्ड्स घटने लगेंगे, वो पहला साइन होगा। उसका ये मतलब नहीं है कि उसी दिन इक्विटी बॉटम हो जाएगा, उसका ये मतलब है कि वी आर इन द फाइनल फेज ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स कब बॉटम होंगे? अभी तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं इन्फ्लेशन के पीछे। वो बॉटम तब होंगी जब ये राइजिंग रेट्स का जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आएगा, स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमी, वो चीज जब मार्केट रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ सच में इकोनॉमी स्लो हो रही है और अर्निंग्स डीग्रोथ हो रहा है, देन मनी विल मूव आउट ऑफ इक्विटीज इनटू बॉन्ड्स। और ये ट्रेड आगे के महीनों में जब हमें क्लियरली दिखेगा कि इक्विटी के भाव घट रहे हैं और बॉन्ड का मार्केट बढ़ रहा है, जब इनवर्स कोरिलेशन आ जाएगा, that will be the final panic phase for markets, after which we can actually start thinking about, yes, now when will the equity market bottom out and when will it start the next rally. वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, वो भी एक चीज़ है जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ओवरऑल ये जो मैक्रो आउटलुक को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें इन चीज़ों के बारे में मार्टिन प्रिंग ने कई आर्टिकल्स लिखे हैं। इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट, यू कैन गो टू pring.com. इज रिटन अबाउट द बिजनेस साइकिल। कई उसके पेपर जो हैं वो फ्री में भी हैं। So people who are technicians and want to understand the business cycle from his context of a technician, people think कि भाई ये टेक्नीशियन ये सब क्यों देख रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेलिंग उन्होंने किया था। एंड ही इज ऑफ कोर्स, मार्टिन प्रिंग इज द फादर ऑफ मोमेंटम investing and trading in the market. So he's the one who taught us a lot more about how to use momentum tools. Momentum indicator तो बहुत सारे हैं, बट इनको इस्तेमाल कैसे करना है एडवांस वे में और अच्छी तरीके से, अलग अलग फैक्टर्स को देख के, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो चीज़ के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी लिखा है। और उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे उनके साइट पे भी पढ़ सकते हैं। बट दिस इज हाउ द बिजनेस साइकिल ऑपरेट्स। द इक्विटी, बॉन्ड एंड कमोडिटी साइकिल्स लैग विथ ईच अदर। सबसे पहले आपका बॉन्ड मार्केट टॉप या बॉटम होता है, उसके बाद इक्विटी और उसके बाद कमोडिटी। ये चीज़ रिपीटेडली हम लोग देखते हैं और इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं ये समझने के लिए कि इस साइकिल में हम लोग कहाँ हैं। और अभी तक बॉन्ड मार्केट का लो पॉइंट बना नहीं है, इसलिए दैट इज वाई वी आल्सो नॉट इन अ हरी टू लुक फॉर द लो पॉइंट इन इक्विटीज. सो दैट इज another way of looking at it. So that's where I am on this market. It's been a good rally from 15,200 more aggressively from 800 up to 17,275. और उसके बाद धीरे धीरे अनवाइंड करके ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे देखने की कोई टॉप बनता है, यहाँ से नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आ सकता है कि नहीं। अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कुछ फैक्टर्स में नजर आया, ऐसा लगा शुरू में अगस्त के टॉप से 17,992 से कि शायद एक डिक्लाइन फेज शुरू हो रहा है, but every other sector index and every other stock index has actually continued to make a higher high. तो इसलिए अब वो 17,992 लेवल अगर बैंक निफ्टी ने भी सरपास कर लिया, मिड कैप स्मॉल कैप ने भी सरपास कर लिया, तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया है। तो निफ्टी भी उस लेवल को शायद एक आध दिन सरपास कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ओवरऑल पिक्चर चेंज करने के लिए वी विल कंटिन्यू टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। वी विल लुक फॉर मोर मोमेंटम टू डेवलप विद अ मोर, आई विल नॉट से ब्रॉड बेस्ड, क्योंकि क्या कुछ मार्केट तो पार्टिसिपेट कुछ हद तक कर रहा है, बट लिक्विडिटी अगर हम लोग लार्ज कैप्स का पार्टिसिपेशन देखेंगे और उसमें वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इज मिसिंग। तो उस तरह की एक्शन नहीं आ रही है मार्केट में जो कि आनी चाहिए। ओवरऑल अब्रॉड मार्केट में द वॉल्यूम्स हैव कंप्लीटली ड्राइड अप। तो हर चार्ट अगर हम देखते हैं, स्पेशली इंडेक्स रिलेटेड चार्ट्स, मैंने आज पावर इंडेक्स और एक दो और कई इंडेक्सेस के चार्ट्स आज पब्लिश किए इंडिया चार्ट्स पे, सब में एक चीज क्लियरली दिखती है कि जो पीक वॉल्यूम्स थे 6-8 महीने पहले, वो ऐसे घट घट के नीचे आ गए हैं। तो ये रैली भी हो रही है, तो ये लो वॉल्यूम्स के अंदर होती जा रही है। So it's not exactly a very nice technical sign. We want something to change in the technicals also for us to take a positive view. And at the same time, while we are waiting for the technicals to improve, we are looking at all these macro factors and hoping to get a clearer sign from the dollar or the bond market to tell us that the worst is behind us. So till then time, I'm going to have a slightly cautious outlook on the market, even if it stretches a little higher. If a trade develops, we can take a trade, but we will remain cautious till all these macro trends really turn around and there's an actual signal from central banks that things have changed and that we are actually changing our policy measures. We don't want to preempt what the central banks are going to do and that they're going to pivot next month or next quarter as if we know better than them what they're going to do. That would be completely wrong. ऐसा मत करिए. That is my message for the day. So thank you for this update and see you next time.